माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमिक क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 5 ग्रेविटेशन और आज है उसका लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशन एंड देन केपलर्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। उसको डिटेल में स्टडी करना है क्योंकि ये लॉ से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। जेई में पूछे गए न्यूमेरिकल्स भी हम लोग लेंगे। केपलर्स के तीनों लॉ स्टडी करेंगे, उनका प्रूफ भी हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। तो बच्चों, हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हर एक ऑब्जेक्ट की, जो कि अर्थ के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, हर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है to attract towards the earth with some acceleration, and that acceleration is always constant. We know the value of that acceleration also, that is 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ आएगा? टूवर्ड्स द अर्थ, और ये विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये हमने स्टडी किया है, राइट ना। तो वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे मिली वो भी हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। बट अभी बस इतना याद रखो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और ये जो फैक्ट थी, दिस फैक्ट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द इंडियन फिजिसिस्ट गैलीलियो। इसको किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था? एक इंडियन फिजिसिस्ट थे, गैलीलियो नाम था उनका, उन्होंने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। उसके बाद, सॉरी इंडियन ने, इटालियन फिजिसिस्ट थे, ये इटालियन थे, आई एम सॉरी। उसके बाद इटालियन फिजिसिस्ट गैलीलियो के बाद एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, आप सबने उनका नाम भी सुन के रखा है, आर्यभट्ट, राइट ना। मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे। तो आर्यभट्ट इन 475, मतलब बहुत साल पहले, बहुत साल की बातें हैं, टू 550, 475 टू 550 में उन्होंने इसके ऊपर इन्वेंशन किया था, आर्यभट्ट ने। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया था कि अर्थ जो है वो उसके ओन एक्सिस की तरफ, मतलब ये एक्सिस होगा या ये एक्सिस होगा, वो रोटेट करती है, राइट ना। Earth revolves about its own axis and moves in a circular path around the sun. यहाँ पे सन होता है, अर्थ ऐसे भी रोटेट करती है एंड सर्कुलर पाथ में भी रोटेट करती है अराउंड द सन। ऐसे ये दो साइंटिस्ट का कंक्लूजन था। मतलब मेन यहाँ पे यही है कि ये जो अर्थ है सन के अराउंड, चाहे कौन सा भी प्लेनेट हो, सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे उन्होंने कंक्लूजन दिया था। बट इसी थियोरी को अपोज करते हुए केपलर्स ने उसकी नई थियोरी का इन्वेंशन किया। सुना जाता है कि वो थियोरी किसी और साइंटिस्ट की थी, बट केपलर्स ने उसको रिप्रेजेंट किया था, ऐसे सुना जाता है। बट अभी वो एग्जैक्ट हमें पता नहीं है उसके बारे में, बट उसको अभी केपलर्स लॉज ही बोला जाता है। तो केपलर्स ने एक नई थियोरी इन्वेंट की जो कि वो थियोरी इस थियोरी के टोटली खिलाफ थी, सभी साइंटिस्ट के खिलाफ थी। क्या थियरी थी? वो तीनों लॉज हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली वो थियरी क्या थी। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ उसके बारे में। तो केपलर्स के अकॉर्डिंग, केपलर्स ने कहा था कि ये प्लैनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करते बल्कि इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ये उसका इन्वेंशन था एंड उसी से रिलेटेड उसने 3 लॉज बनाए थे। मतलब देखो, साइंटिस्ट गैलीलियो, आर्यभट्ट क्या कह रहे थे कि वो हर एक प्लैनेट सन को सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और ग्रेविटेशन होता है दोनों के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट के बीच में हो या फिर किसी प्लैनेट और दूसरे प्लैनेट के बीच में हो, हर किसी में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसकी वजह से ये रिवॉल्व करते हैं विथ सम एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। बट अकॉर्डिंग टू केपलर्स, हर एक प्लैनेट जो रिवॉल्व करता है वो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है, ऐसे उसने बताया था, राइट। और इसी थियोरी को आगे किसने सपोर्ट किया? न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन ने सपोर्ट किया। पहले केपलर्स ने उसको इन्वेंट किया, केपलर्स ने कुछ लॉज बनाए, केपलर्स लॉज, एंड उसके बाद केपलर्स के लॉज जो थे वो कब आए? वो 1000 ईयर्स के बाद, मतलब 1571 में टू 1630 में उसने ये थियोरी का इन्वेंशन किया था। आर्यभट्ट ने बहुत पहले 475 टू 550 में
एंड केपलर्स ने 1571 में एंड 1630 में उसने इन्वेंशन किया था इस थियरी के ऊपर। और उसी को उसने 3 लॉज बनाए थे प्लैनेटरी मोशन के ऊपर, और उसको आफ्टरवर्ड सपोर्ट किसने किया? न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन ने। उसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी आपने लोगों ने 10th में स्टडी किया है, और बहुत स्टोरी भी बताई जाती है कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से एप्पल गिरा उसके सिर पे, फिर उसने सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। लेकिन उसके पहले भी कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में इन्वेंशन करके रखा था। पहले गैलीलियो, देन आर्यभट्ट, उसके बाद केपलर्स ने कुछ इन्वेंशन किया, और केपलर्स की थ्योरी को सपोर्ट करते हुए फिर न्यूटन ने वो इन्वेंशन किया था और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया था। बट ग्रेविटेशन का इन्वेंशन उसके पहले ही हुआ था। ओके, तो इसी को हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो कि ऑलरेडी हमने 4th चैप्टर में जब हमने फोर्स ये टॉपिक स्टडी किया तब मैंने आपको 4 फंडामेंटल फोर्सेस बताए थे, उसमें एक फंडामेंटल फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग केपलर्स का लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। पहली कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या है, सबको पता है कि एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा भी मैसिव ऑब्जेक्ट होगा यूनिवर्स में, वो हर एक मैसिव ऑब्जेक्ट, चाहे वो प्लैनेट हो चाहे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, हर एक मैसिव ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, राइट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ, वो फोर्स कौन सा है, ऑब्वियसली इट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मासेस के ऊपर, क्योंकि फॉर्मूला ही उसका वैसे बनाया है G×m1m2 डिवाइड बाय r²। जब न्यूटन लॉ स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा ही कि ये जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पहली बात तो। दूसरी बात, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे रिलेट करता है, मासेस से रिलेट करता है। ओके, 2 ऑब्जेक्ट के मासेस से। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स विथ इनफाइनाइट रेंज। हमें पता है वो फोर्स बहुत दूर पे, आप कहीं किलोमीटर पे ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके आओ फिर भी ऑब्जेक्ट नीचे ही गिरता है। क्यों? जब वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ेगा तब जाके वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ेगा। लेकिन इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, चाहे आप कितना भी दूर लेके जाओ लेकिन ये ऑब्जेक्ट नीचे ही गिरेगा, राइट ना। इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट रेंज है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटरवेनिंग मीडियम। उसके अंदर कौन सा मीडियम, इससे कुछ लेना देना नहीं है उसको। जैसे कि दोनों के वाटर में कोई पार्टिकल, हेवी ऑब्जेक्ट रख दो वाटर में फिर भी वो नीचे ही जाता है। उसके अंदर तो वाटर मीडियम है फिर भी वो नीचे ही जाता है। ग्लिसरीन में कोई ऑब्जेक्ट रख दो, हेवी ऑब्जेक्ट, फिर भी वो नीचे ही जाता है। इसका मतलब उसके अंदर जो इंटरवेनिंग मीडियम है, हालांकि उसका स्पीड कम हो जाता है, बट इंटरवेनिंग मीडियम जो है उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। ओके, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन दैट। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज मच वीकर देन अदर फंडामेंटल फोर्सेस। हमने स्टडी किया है देखो 4th चैप्टर में कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सबसे वीक फोर्स है। सभी फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे वीक फोर्स, इनफाइनाइट रेंज में सबसे ज्यादा है कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन वीक फोर्स उसकी जो क्वांटिटी है सबसे कम है, बहुत ही वीक। कितनी वीक है, दैट इज 10⁻³ टाइम्स वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस स्टडी किए थे। उसमें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है उसका जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो है उसके 10⁻39 गुना कम है, 39 टाइम्स क्या है, वीक है देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो ये 5th कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको बताया, वो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हम चैप्टर ही ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली ये पता होना चाहिए। एक्चुअली आपने ये 4th चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी किया है। अभी हम स्टडी करते हैं केपलर्स लॉज क्या थे। ओके,
तो देखो बच्चों, केपलर्स के 3 लॉज थे, उसमें से पहला लॉ जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है, देखो केपलर्स फर्स्ट लॉ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो केपलर्स के लॉज थे वो जो थियरी उस टाइम बनाई गई थी उसके अगेंस्ट थे। केपलर्स ने क्या कहा था, पहले लॉ में उसने कहा था कि द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स, साइमल्टेनियसली लिखा तो भी चलेगा, एक मिनट, हाँ, तो क्या है, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स, क्या होता है ऑर्बिट, दैट इज इलिप्स। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स इज एन इलिप्स, with the sun at one of the foci। ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट क्या होता है, इलिप्स होता है, विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। इसके लिए आपको इलिप्स क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। देखो इलिप्स के बारे में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमें पता है इलिप्स कुछ इस प्रकार होता है, ये उसका एक एक्सिस हो गया, ये उसका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये इलिप्स के पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, इससे रिलेटेड से भी कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे। तो ये इलिप्स का ओरिजिन होता है, राइट ना। उसके बाद इलिप्स को दो फोकाई होते हैं, एक फोकाई यहाँ पे होता है, एक फोकाई यहाँ पे होता है। जब इलिप्स चैप्टर मैथ्स में है आप तब लोग हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक फोकाई होता है, यहाँ पे एक फोकाई होता है। तो केपलर ने क्या कहा था, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स इज एन इलिप्स, मतलब प्लैनेट्स ऐसे इलिप्टिकल शेप में रिवॉल्व होते हैं और जो सन है वो किसी एक फोकाई में होता है। एक तो इस फोकाई में रहेगा, नहीं तो इस फोकाई में रहेगा। सपोज कंसीडर कर लेते हैं सन इस फोकाई पे है, ओके, इस फोकाई पे सन है, तो प्लैनेट कैसे मूव करेगा, पहले यहां से जाके वो बहुत बड़ा पाथ कवर करेगा सन से बहुत दूर, फिर वापस जाएगा सन से नजदीक, वापस सन से दूर, वापस सन से नजदीक, ऐसे वो रिवॉल्व करेगा। ऐसे कहा था केपलर ने, ये था केपलर का फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं कि इलिप्स होता क्या है। तो देखो बच्चों, इलिप्स का इक्वेशन हमें पता है। इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होता है इलिप्स का। जैसे सर्कल का इक्वेशन होता है, इलिप्स का इक्वेशन होता है। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन है। जब मैथ्स में हम लोग ये चैप्टर स्टडी करेंगे ना तब आपको सब डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ भी इसको इलिप्स का इक्वेशन बोला जाता है, ये सर्कल का। तो ये सर्कल ही है एक्चुअली। इलिप्स क्या होता है, सर्कल ही है, बट हम क्या करते हैं उसको दोनों साइड से ऐसे दबाते हैं। सर्कल को दोनों साइड से ऐसे दबाया तो वो क्या बन जाता है, इलिप्स बन जाता है। तो इस इलिप्स में इस सर्कल को कितना दबाया, इस सर्कल को हमने कितना दबाया उसको कहा जाता है इसेंट्रिसिटी। और उस इसेंट्रिसिटी को हम डिनोट करते हैं ई से। इसको हमने कितना दबाया, ये इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी। उसका भी एक फॉर्मूला होता है इसेंट्रिसिटी का। इसेंट्रिसिटी को हम डिनोट करते हैं ई से। तो ये ई जो है इट इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 इज लेस देन, ई इज लेस देन 1। एंड इलिप्स के लिए, सर्कल के लिए ई टेंड्स टू 0 होता है, लेकिन इलिप्स के लिए ई 0 टेंड्स टू ई होता है। मतलब 0 टू ई के बीच में जो रहेगा दैट इज इलिप्स रहेगा। ई से आगे मतलब 1 तक जो रहेगा दैट इज इलिप्स रहेगा। और ई अगर 0 के बीच में रहा तो उसको हम कहते हैं सर्कल। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखो, जो इसेंट्रिसिटी होता है वो क्या होता है, जो इलिप्स को हम दबाते हैं, सर्कल को हम दबाते हैं तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा उसको हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ए एंड बी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उसको हम यूज करने वाले हैं। ए एंड बी क्या होता है, ए को कहा जाता है मेजर एक्सिस एंड बी को कहा जाता है माइनर एक्सिस। अब अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा मेजर एक्सिस है, कौन सा माइनर एक्सिस है। छोटा कौन है, वाई एक्सिस, बड़ा कौन है, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसमें यहां से यहां तक जो है इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस एंड
यहां से यहां तक जो है उसको हम कहेंगे माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 0 है, 0 के इस साइड में कुछ डिस्टेंस है, 0 के इस साइड में कुछ डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस a रहेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a रहेगा। तो ये a प्लस a कितना बनेगा, 2a। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। इसको हम क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। और ये क्या रहेगा, दिस इज माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। अब यहाँ पे माइनर एक्सिस कहां से कहां तक, ये पूरा माइनर एक्सिस है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है इसको हम b कहेंगे यहां तक, और इसके आगे का डिस्टेंस b रहेगा यहां तक। मतलब माइनर एक्सिस होगा 2b, मेजर एक्सिस होगा 2a। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, फिर ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, बताओ जरा। देखो ये y एक्सिस पे आ रहा है, यहां से यहां कितना डिस्टेंस बोला मैंने, b। ये डिस्टेंस कितना है, तो ये कोऑर्डिनेट रहेगा 0, b, क्योंकि x एक्सिस इसका 0 रहेगा, 0 कोऑर्डिनेट रहेगा x का, एंड इट इज b। ये क्या रहेगा, 0, माइनस b रहेगा। दिस इज 0, माइनस b, क्योंकि ये माइनस y कोऑर्डिनेट रहेगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा बोलो, ये कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, ये कोऑर्डिनेट रहेगा, यहाँ पे लिखती हूँ a, 0 रहेगा, एंड ये कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0, a रहेगा। ये तो सेंटर है, ये ओरिजिन 0, 0 ही रहेगा। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जो फोकाई होते हैं इलिप्स के, जो दो फोकाई होते हैं, उनका यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज a, e जितना होता है। सिमिलरली ये भी डिस्टेंस कितना रहेगा, a, e। तो ये फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, मतलब जो सन हमारा है कौन से तो भी एक फोकाई पे है, उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सोचो जरा। ये कितना है, x, a, e, 0, और ये कितना रहेगा, माइनस a, e, 0। ओके, समझ में आया, क्योंकि ये x एक्सिस पे है। तो सन के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, a, e, 0, एंड प्लैनेट्स के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, कभी अगर प्लैनेट यहाँ पे है तो a, 0, इसके बीच में तो a, b समथिंग रहेगा, यहाँ पे है तो 0, माइनस a, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस a, मैंने 0, माइनस a लिखा, सॉरी, माइनस a, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिटेल में मैंने आपको इलिप्स के बारे में बताया। ठीक है, अब ये इससे रिलेटेड और ज्यादा जो है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह सब हम देखने वाले हैं। किसमें देखेंगे हम लोग, इलिप्स आपको सेपरेट चैप्टर है, उसमें हम लोग देखेंगे कोनिकल शेप्स का। ओके, तो अभी इतना तो आपको पता होना चाहिए, इसमें मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। इसमें और एक बात, ये जो a है हाफ, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। एंड ये जो b है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। a को हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, b को हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो ये रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ, इससे और ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक्चुअली ये भी पूछा नहीं जाता, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देके रखी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले किस चीज के ऊपर क्वेश्चन डालेंगे हम नहीं बता सकते, इसीलिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए मैंने सभी कोऑर्डिनेट्स आपको बताएंगे। प्लैनेट जब, क्योंकि प्लैनेट तो ऐसे जा रहा है, तो प्लैनेट के सभी कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही होने चाहिए। अगर यहाँ पे है तो a, यहाँ पे है तो b, अगर बीच में कहीं है तो a b रहेगा, प्लस a b रहेगा, यहाँ पे है तो माइनस a प्लस b, यहाँ पे माइनस a एंड माइनस b, और यहाँ पे ये क्या रहेगा, प्लस a ना, प्लस a माइनस b। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या रहेगा, सभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये रिलेटेड, इसको नोट डाउन कर लो, बेटर रहेगा, क्योंकि आपके बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया है, सो बेटर रहेगा इसको नोट डाउन। इसका स्टेटमेंट क्या है, उसने बताया था कि जो भी ऑर्बिट्स होते हैं उन प्लैनेट्स होते हैं, सॉरी, जो भी ऑर्बिट्स होते हैं प्लैनेट्स के, वो इलिप्स होते हैं विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, जो कि सन किसी एक फोकाई में होता है, एक तो ये नहीं तो ए, यहाँ पे रहेगा, और प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व करेगा, मतलब दूर जाएगा फिर वापस नजदीक आएगा, वापस दूर जाएगा वापस नजदीक आएगा। ठीक है, ऐसे रिवॉल्व करता है। सो दिस इज द केपलर्स फर्स्ट लॉ। हाँ, इससे और एक बात बताना भूल गई मैं आपको, इसको मैं रफ करती हूँ, होप सो आपने सब कुछ पॉज करके लिख लिया होगा। ठीक है, एक मिनट है, इसको रफ ही कर देती हूँ। देखो, सन सपोज इस पॉइंट पे है, कंसिडर करते हैं सन यहाँ पे है और प्लैनेट यहाँ पे है,
तो जो सन से इस फोकाई से दूर का जो पॉइंट होता है उसको कहा जाता है पेरीफिलियन। क्या कहा जाता है? पेरीफिलियन। और इसको शॉर्ट में पेरिगी भी बोला जाता है, पेरिगी या पेरिजी, PERIGEE। ओके, नहीं सॉरी, इसको क्लोजेस्ट पॉइंट को, सन इस पॉइंट यहाँ पे है तो क्लोजेस्ट पॉइंट जो होता है ना सन के, उसको कहा जाता है पेरीफिलियन। सन यहाँ पे है, ये क्लोजेस्ट पॉइंट है तो उसको कहा जाता है पेरीफिलियन और उसी को कहा जाता है पेरिगी। और जो दूर का पॉइंट होता है ना उसको कहा जाता है एफिलियन, एफिलियन, और उसी को कहा जाता है एफिगी, एफिगी। जो नजदीक का पॉइंट होता है उसको कहा जाता है पेरीफिलियन, पेरिगी। जो दूर का पॉइंट होता है उसको कहा जाता है एफिलियन, एफिगी। मतलब कभी कभार आगे जाके हम लोग जब सैटेलाइट पढ़ेंगे तब आपको ये वर्ड वहां पे यूज करने हैं, पेरीफिलियन, पेरिगी, सन एट वन फोकाई एंड प्लैनेट एट एफिलियन। तो समझ लो प्लैनेट कहाँ पे है, एफिलियन मतलब दूर की साइड में, सन के अपोजिट साइड में, और पेरीफिलियन बोला तो सन के नजदीक वाला, क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ दैट एलिप्स। ओके, तो ये पेरीफिलियन, पेरिगी, एफिलियन, एफिगी। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखने, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो सपोज यहाँ पे प्लैनेट एट क्लोजेस्ट पॉइंट पे है, मतलब पेरिगी पे है, क्लोजेस्ट पॉइंट, दैट मीन्स एट पेरिगी। तो क्या होगा? सपोज मैंने इसको R कहा, दिस इज R, ओके, और ये हम लेते हैं सपोज AE,0, हमें पता है इसको हम AE कहते हैं। AE क्या है? दिस डिस्टेंस इज AE। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है? टोटल डिस्टेंस होता है A। तो R इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? R इज इक्वल टू A, इस A में से हम लोग माइनस AE करेंगे, सो A माइनस AE, मतलब R इज इक्वल टू A अगर हमने कॉमन निकाला तो हमें मिलेगा 1 माइनस E। ये कब पॉसिबल है? दिस इज फर्स्ट पॉइंट लिख लो चाहे तो। प्लैनेट एट क्लोजेस्ट पॉइंट, दैट मीन्स एट पेरिगी, एट दैट टाइम R इज इक्वल टू A माइनस AE, और R इज इक्वल टू इफ A टेक कॉमन देन 1 माइनस E। सेकेंड पॉइंट, इफ प्लैनेट एट फार्टेस्ट पॉइंट, मतलब कहाँ पे? दूर के पॉइंट पे, कहाँ? एपेगी पे, एपेगी, एपेजी बोलो, नहीं तो एपेगी बोलो। तो उसके लिए R क्या मिलेगा हमें? ये डिस्टेंस भी कितना है? दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो A। तो यहां से, अभी प्लैनेट यहाँ पे है तो यहां से यहां, ये टोटल R हो गया, राइट ना? तो R इज इक्वल टू क्या बनेगा? A प्लस AE बनेगा, A प्लस AE, दैट इज इक्वल टू A अगर हमने कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा? 1 प्लस E मिलेगा। देखो, अगर प्लैनेट एट क्लोजेस्ट पॉइंट पे है, दैट मीन्स एट पेरिगी पे है, तो R इज इक्वल टू A माइनस AE मिलेगा, R इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस E। इफ प्लैनेट एट फार्थेस्ट पॉइंट एपेगी, दैट मीन्स R इज इक्वल टू A प्लस AE, सो दैट इज इक्वल टू A इन ब्रैकेट 1 प्लस E। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने। कभी MCQs वो कौन से पॉइंट पे पूछेंगे हम बोल नहीं सकते। एक्चुअली दिस इज रिलेटेड टू नीट एंड JEE, उसमें इसका ज्यादा काम है। CET पे इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब आपको वो ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। नीट एंड JEE के लिए इसको प्रिपेयर करके रखो, ठीक है? पूछा भी जा सकता है, वैसे मैथ्स में आपको इसको यूज करना ही है, सो इट्स बेटर अभी से इसका स्टडी कर लो। जो बातें मैंने बताई है उसको नोट डाउन जरूर करो, क्योंकि आपके बुक में, मैं बार बार बता रही हूँ, आपके बुक में ये नहीं दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये था केपलर का फर्स्ट लॉ। एक्चुअली चाहे तो आप लोग स्टेटमेंट भी लर्न कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, बस इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखो। बाकी चीजें तो आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए रेडी करो, ठीक है? तो ये हो गया केपलर का फर्स्ट लॉ। अब देखते हैं केपलर ने सेकेंड लॉ में क्या कहा था। केपलर के टोटल 3 लॉज थे ना, तो केपलर का फर्स्ट लॉ उसने कहा था ऑर्बिट कैसा होता है एंड पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सन क्या होती है, ये उसने एक्सप्लेन किया था। अब सेकेंड लॉ में उसने क्या एक्सप्लेन किया था देखते हैं।
उसके बाद उसने ऑर्बिट एक्सप्लेन किया कि कैसे रिवॉल्व होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है उसने बहुत इंपॉर्टेंट कहा। सेकेंड पॉइंट देखो क्या था, केप्लर का सेकेंड लॉ देखो क्या था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उसने कहा कि लाइन दैट जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और देखो ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। देखो कैसे, अभी हमने स्टडी किया कि प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, राइट ना, एंड सन जो है उसके एक फोकाई पे है। सपोज सन यहाँ पे है, तो ये जो टोटल स्टेटमेंट उसने दिया था उससे एक ही बात पता चली कि प्लैनेट ये पॉइंट्स लिखा करो, हाँ, ये पहला पॉइंट मैं बता रही हूं। द प्लैनेट्स डू नॉट रिवॉल्व around the sun with constant speed। स्टेटमेंट तो ये था, लेकिन इसका मीनिंग क्या था देखो। कांस्टेंट स्पीड मीनिंग क्या था, उसने कहा कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व नहीं करते। डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन विथ कांस्टेंट स्पीड। मतलब क्या देखो, कंसिडर करते हैं ये कोई प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। यहां से वो रिवॉल्व कर रहा है, यहां से मूव कर रहा है। जब ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रोटेशन मतलब उसने एक टाइम पीरियड कंप्लीट किया, राइट ना। तो कंसिडर करते प्लैनेट अभी यहाँ पे है, तो जब प्लैनेट यहां से रिवॉल्व होके यहाँ पे जाएगा, जब वो यहाँ पे आएगा मतलब अभी सन के नजदीक आया। So this is the line of joining of the planet and sun. This is line of joining of the planet and sun. Here is this, here is this, और यहाँ पे सबसे बड़ी लाइन है देखो। सबसे छोटी लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे वो लाइन इक्वल है, यहाँ से ऐसी जा रही है, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे छोटी लाइन है। तो लाइन ऑफ जॉइनिंग कहाँ पे छोटी है, यहाँ पे सबसे छोटी है। तो प्लैनेट जब यहाँ से जाएगा तो फास्ट मूव होगा। मतलब जब प्लैनेट यहाँ पे है, कहाँ पे, एट पेरिजी पे है, तो यहाँ पे प्लैनेट का मूविंग बहुत फास्ट है, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा है। और जब प्लैनेट यहाँ से जाएगा फास्ट मूव होके फिर स्लोली जब यहाँ पे आएगा प्लैनेट, तो यहाँ पे उसका स्पीड कैसे होगा, स्लो होगा, क्योंकि लाइन देखो कितनी बड़ी है, राइट ना। ये लाइन ऑफ जॉइनिंग है प्लैनेट एंड सन की। तो ये प्लैनेट यहाँ से ऐसे फास्ट मूव होगा, देन स्लो, वापिस फास्ट देन स्लो, फास्ट देन स्लो, फास्ट देन स्लो, ऐसे मूव होगा, राइट ना। इसका मतलब क्या कि प्लैनेट डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन विथ कांस्टेंट स्पीड, उसका स्पीड चेंज हो रहा है। और इसी से ये स्टेटमेंट बनता है, द लाइन दैट जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ क्या है। देखो अब कंसिडर करते हैं कि प्लैनेट यहां से एक सेकेंड में प्लैनेट ने यहां से इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है एक सेकेंड में, ठीक है। तो ये इसकी लाइन ऑफ जॉइनिंग हो गई, ये इसकी लाइन ऑफ जॉइनिंग हो गई, ये कर्व पोर्शन हो गया। तो अभी प्लैनेट ने इतना पोर्शन स्वीप किया है एक सेकेंड में। कितने, एक सेकेंड में। तो ये उसकी लाइन ऑफ जॉइन दोनों हमने ज्वाइन की, तो एक सेकेंड में प्लैनेट यहां से यहां गया, तो इतना एरिया स्वीप किया। अब हम देखते हैं कि प्लैनेट ने इस डायरेक्शन में, अभी यहाँ पे फास्ट था तो उसने बहुत जल्दी एक सेकेंड में बड़ा एरिया कवर कर लिया। अब यहाँ पे स्लो है तो एक सेकेंड में वो यहाँ पे था, दूसरे सेकेंड में वो यहाँ तक ही आएगा, मतलब इतना ही एरिया कवर किया। सो अगर मैंने ये लाइन ज्वाइन की तो देखो कितना एरिया बनता है, ये एरिया बनता है। ये डिस्टेंस माना कि ज्यादा है, कितना डिस्टेंस है, आर जितना डिस्टेंस है, लेकिन ये भी तो कम है, कर्व कितना कम है। ये एरिया देखो, ये ज्यादा है, ये लाइन छोटी है लेकिन ये ज्यादा है, ये लाइन बड़ी है लेकिन ये ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत स्लो जा रहा है, यहाँ पे बहुत फास्ट जा रहा है। एक सेकेंड में वो इतना जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंड में वो इतना ही जाएगा। इसका मतलब जो एरिया वो स्वीप कर रहा है एक सेकेंड में, लाइन दैट ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जितने एक सेकेंड में उसने जितना एरिया यहाँ पे कवर किया था उतना ही एरिया उसने यहाँ पे कवर किया है। इसका मतलब इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ
टाइम। दिस इज द केपलर सेकेंड लॉ, और इस केपलर सेकेंड लॉ का हमें प्रूफ भी बताना है। ये जस्ट मैंने आपको स्टेटमेंट बताया, बट हमें इसका प्रूफ भी देना है क्योंकि एग्जाम में आपको इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करोगे। देखो बच्चों, केपलर सेकेंड लॉ का हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं, तो आपको प्रूफ क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। इसके प्रूफ में आपको क्या प्रूफ करना है, द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब आप बोलोगे मैम वापिस एक नया वर्ड लेके आए, बताती हूँ एरियल वेलोसिटी मतलब क्या। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये हमें प्रूव करना है। तो एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन टाइम, मतलब dA डिवाइड बाई dt, चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन टाइम, इसको कहा जाता है एरियल वेलोसिटी। ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या, प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। दोनों का मीनिंग सेम है, आपको मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि वो कौन सा भी वर्ड पूछ सकते हैं। तो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो अभी इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो पहले मैं इसकी डायग्राम निकालती हूँ। तो देखो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, कंसिडर करो प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, यहां से ऐसे रिवॉल्व हो रहा है। पहले सपोज कंसिडर करते हैं प्लैनेट यहां से यहां गया, तो इसने इतना एरिया स्वीप किया, ये ऐसे है मतलब सन है। फिर यहां से यहां उसने सपोज उतने ही टाइम में इतना एरिया स्वीप किया, मान लेते हैं, ठीक है। कंसिडर करते हैं यहाँ प्लैनेट P है, प्लैनेट P यहाँ पे है, उसने इतना एरिया कवर किया, तो इसको हम कहेंगे दिस इज R बार, ये क्या है R बार। तो मैं क्या करती हूँ, अभी इसकी आपको पता है कोई भी पार्टिकल जब ऐसे सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होता है तो किसी भी पॉइंट पे अगर उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है तो हम क्या करते हैं, उससे एक ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कर्व पे। वो टेंजेंट क्या शो करता है, उसकी वेलोसिटी शो करता है। ये हमने सर्कुलर मोशन में स्टडी किया था इसके पहले के चैप्टर में। तो ये जो टेंजेंट है ये क्या शो करती है, उसकी वेलोसिटी। तो यहां से मैंने एक ऐसी टेंजेंट ड्रॉ की, मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो ये क्या दिखा रहा है, इसकी वेलोसिटी दिखा रही है। वेलोसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब इसका मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, इसका मतलब इसका मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग कहेंगे P बार, क्योंकि मोमेंटम हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। उसके बाद देखो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर लाइन से सपोज हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की कुछ इस प्रकार, या फिर ये ऐसी ही एक परपेंडिकुलर लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ की, तो ये दोनों क्या है, सेम है। देखो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। अब देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया एक, सपोज इसको मैंने नाम दिया ये F बार है, राइट ना। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ रहेगा, टूवर्ड्स द सेंटर। तो देखो लाइन ऑफ जॉइनिंग सन की ओर, मतलब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, फोर्स भी हम लोग लगा रहे हैं इसी डायरेक्शन में, तो टॉर्क क्या आएगा, यहाँ पे 0 रहेगा। मतलब फोर्स यहाँ पे कहाँ है, टूवर्ड्स द सेंटर है, इसका मतलब फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, फोर्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि लाइन ऑफ जॉइनिंग सेम है ना। हमने स्टडी किया था टॉर्क, अगर लाइन ऑफ जॉइनिंग सेम है इसका मतलब टॉर्क क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स कहाँ है, टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब फोर्स का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा, R इंटू F साइन थीटा हम लोग लेते हैं। साइन थीटा कितना है यहाँ पे, 180 डिग्री आ रहा है, राइट ना। तो ये कितना आएगा, दैट इज 180 डिग्री, मतलब ये बनेगा RF साइन थीटा। तो ये साइन 180 है, तो इसका मतलब यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि दैट एंगल बिकम्स 0। बस इतना सोचने की जरूरत नहीं है आपको, ये छोड़ दो। आपको बस इतना याद रखना है कि मोमेंटम इसी डायरेक्शन में है एंड फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है वो, एंड दैट इज कांस्टेंट। और यहाँ पे टॉर्क 0 रहेगा, बस आपको इतना याद रखना है। टॉर्क 0 है, इसका मतलब नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, क्योंकि देखो ये दोनों बैलेंस है ना, कभी ऐसा रोटेशन दे रहे हैं क्या, दोनों बैलेंस है, तो इसका मतलब टॉर्क इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, वो क्या है, 0। टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है यहाँ पे,
कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, देखो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में स्टडी किया था, एफ नेट इज इक्वल टू 0। तो एफ नेट का फॉर्मूला क्या था, हमने स्टडी किया था, दैट इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये फॉर्मूला था, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर फोर्स वहां पे 0 रहा तो बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पे सिमिलरली वहां पे मोमेंटम कांस्टेंट है ये लीनियर में, लेकिन ये हम लोग सर्कुलर पाथ की बात करें। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर टॉर्क 0 है तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर बार क्रॉस पी बार। जैसे टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, आर बार क्रॉस एफ बार था, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर बार क्रॉस पी बार। ये भी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। देखो इसको चाहे तो रट लो, यहाँ पे पी बार इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एम वी बार। बॉडी पे एक्ट होने वाला टॉर्क क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि लाइन ऑफ ज्वाइनिंग सेम है। इसीलिए लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, सन के साथ फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है प्लैनेट के ऊपर, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग विद द ऑब्जेक्ट इज सेम हियर, दैट्स व्हाई। क्योंकि हम लोग फोर्स कैसे लगा रहे थे, परपेंडिकुलर, ऐसा फोर्स था, ये रेडियस वेक्टर था, फोर्स ऐसा था, दोनों के बीच में एंगल बन रहा था, राइट ना। अभी क्या है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, सेम है, 180 डिग्री का मान लो। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में फोर्स, तो एंगल सेम है। एंगल अगर सेम है तो इसका मतलब लाइन ऑफ ज्वाइनिंग सेम है, इसलिए टॉर्क, नेट टॉर्क इसके ऊपर 0 रहेगा। नेट टॉर्क 0 है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। इसका मतलब एल बार इज इक्वल टू, ये है एंगुलर मोमेंटम, इसको कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम। इसके लिए आप रोटेशनल डायनेमिक्स के लेक्चर्स आपको करने होंगे, जो अभी तक आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आएगा एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ओके। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल देखो, यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा है, सपोज कंसीडर करो ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल ए बार इसको नाम लेते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम लोग ए बार से डिनोट करते हैं। सो सपोज ट्रायंगल ए बार इज इक्वल टू, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पे बेस कौन सा है, आर बार, तो आर बार क्रॉस, ये हाइट हमें पता नहीं है, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग। सपोज इसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टी जितना टाइम लगा, इसकी वेलोसिटी है वी, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हमें ये चाहिए ना, हाइट ये चाहिए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, चेंज इन टाइम बोल सकते हैं हम इसको, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये क्या आएगा, डिस्टेंस हमें पता नहीं, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे वी बार इंटू डेल्टा टी। ये डिस्टेंस की जगह पे हम लोग लिखेंगे वी बार इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने सपोज इस डेल्टा टी को इस साइड शिफ्ट किया, मतलब डेल्टा ए बार प्लस डिवाइड बाय ये डेल्टा टी यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड आके वो डिवाइड होगा डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ इंटू आर बार क्रॉस वी बार। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे मोमेंटम लाना है, क्योंकि हमें एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट बताया गया है, राइट ना। एंगुलर मोमेंटम इसका कांस्टेंट है, और ये भी हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। ये देखो डी ए मतलब क्या, डेल्टा ए बार डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट हमें बताना है। तो इसका मतलब भी ये सेम है, तो ये हमें कांस्टेंट चाहिए। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, कांस्टेंट क्या है, मोमेंटम। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय m कर सकते हैं, मतलब m से डिवाइड करो, m से मल्टीप्लाई करो, इसको m से डिवाइड करो, m से मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू आर बार क्रॉस एम वी बार डिवाइड बाय m, ओके। तो ये एम वी बार मतलब क्या होता है, मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू आर बार क्रॉस पी बार डिवाइड बाय m हम लोग बोल सकते हैं, राइट। एम वी बार की जगह पे मैंने क्या लिखा, पी बार लिखा। सो पी बार इज इक्वल टू एम वी बार, तो हमें पता है एल बार इज इक्वल टू क्या है, आर बार क्रॉस पी बार इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम इसकी जगह पे एल बार पुट करेंगे तो एल भी कांस्टेंट रहेगा, एम भी कांस्टेंट रहेगा, एंड एम भी कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा ए बार डिवाइड बाय डेल्टा टी, टू भी कांस्टेंट रहेगा। सो दैट इज इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पे हाफ एज इट इज, ये एम जो है इसके साथ लिख दिया, और आर बार क्रॉस पी बार बचा, राइट ना। तो आर बार क्रॉस पी बार का मतलब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। सो डेल्टा ए बार डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा एल बार,
जिसकी जगह पे हम लिखेंगे एल बार डिवाइड बाय 2m। एल बार का मतलब है एंगुलर मोमेंटम। ये बात आपको समझ में आई ना, एंगुलर मोमेंटम। इसीलिए न्यूटन का सेकेंड लॉ देखो, लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन का सेकेंड लॉ हमने स्टडी किया था। क्या कि अगर फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये उसका मीनिंग है। मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अगर फोर्स 0 रहेगा तो। यही यहाँ पे एंगुलर मोशन में है। अगर जैसे लीनियर मोशन में फोर्स होता है, एंगुलर मोशन में टॉर्क होता है। एंगुलर मतलब रोटेशनल मोशन में, जैसे लीनियर में फोर्स होता है, एंगुलर में टॉर्क होता है। टॉर्क अगर 0 है तो यहाँ पे मोमेंटम कांस्टेंट है, वैसे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, आर बार क्रॉस पी बार। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ बताता है। ओके, तो ये आप लोग चाहे याद ही रख लो, क्योंकि किसी एक मार्जिन में लिख के रखो, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर। इफ लीनियर फोर्स इज 0 देन मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब इनिशियल फोर्स इज इक्वल टू फाइनल फोर्स, ऐसे उसका मीनिंग है। बॉडी इक्विलिब्रियम पोजिशन में है। और यहाँ पे टॉर्क 0 देन एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, दैट मीन्स आर बार क्रॉस पी बार इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम भी आता है। तो ये क्या आएगा, देखो यहाँ पे एल बार कांस्टेंट है, एल बार कांस्टेंट है। एम प्लैनेट का मास तो कभी चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा, मास कांस्टेंट रहेगा। टू कभी चेंज होगा नहीं, 2 ही रहेगा। इसका मतलब ये तीनों चीजें यहाँ पे क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। अगर ये तीनों चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि इसकी एरियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स डेल्टा ए बार डिवाइड बाय डेल्टा टी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर यहाँ पे टाइम चेंज होता है तो एरिया चेंज होगा, पूरा रेशो चेंज होगा, बट यहाँ पे ये रेशो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। कुछ नहीं किया है हमने, क्या किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसिडर किया, उस ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखा, हाफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस था r, इसकी हाइट हमें पता नहीं है तो उसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिखा, वेलोसिटी इंटू टाइम के फॉर्म में लिखा। टाइम का फॉर्मूला हमने इधर शिफ्ट किया, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, क्योंकि हमें मोमेंटम चाहिए था। बॉडी का, प्लैनेट का मोमेंटम कांस्टेंट है, ये हमें बताना था। डिवाइड बाय m किया और मोमेंटम लिखा इसके जगह पे, और यहाँ पे कांस्टेंट लिखा, हो गया प्रूफ। ऐसे हम लोग केप्लर्स का सेकेंड लॉ प्रूफ करेंगे। ओके, उसके बाद केप्लर्स का थर्ड लॉ देखो बच्चों क्या है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लैनेट। मतलब क्या, देखो कंसिडर करो सन यहाँ पे है एंड एक प्लैनेट ऐसे इलिप्टिकल शेप में रिवॉल्व हो रहा है। तो ये प्लैनेट यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है, प्लैनेट 1। ओके, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ पे हमने r1 लिया। ओके, अब यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस उन्होंने बोला है, बट यहाँ पे r1 से उन्होंने डिनोट किया। इसको एक्चुअली a बोलना चाहिए था, क्योंकि हमने सेमी मेजर एक्सिस में उसको a कहा है, राइट ना। तो a भी चल सकता है, बट हर एक बुक में उन्होंने r ही यूज किया है, तो इसको हम r1 बोलेंगे। सिमिलरली दूसरा प्लैनेट हम लोग लेते हैं, यहाँ से ऐसे रिवॉल्व हो रहा है दूसरा प्लैनेट। कंसिडर करो ये प्लैनेट यहाँ पे है, दैट इज P2, और यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना है, R2 है। तो अकॉर्डिंग टू केप्लर्स थर्ड लॉ, इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। सपोज T1 ये फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट प्लैनेट के लिए लगा टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट प्लैनेट, T2 इज अ टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड प्लैनेट। तो अकॉर्डिंग टू केप्लर्स थर्ड लॉ, T1 स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, मतलब स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब। ओके, केप्लर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है कि इसका जो टाइम पीरियड है P1, तो इसके क्यूब जितना T1 स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, R1 के क्यूब जितना रहेगा। सिमिलरली T2 क्यूब इज इक्वल टू क्या रहेगा, R2 क्यूब रहा। ओके, और अगर इनका रेशो हमने लिया, मतलब सपोज मैंने लिया T1 स्क्वायर डिवाइड बाय
r1 क्यूब इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। सिमिलरली t2 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए सॉरी, t2 स्क्वायर डिवाइड बाय r2 क्यूब, r1 क्यूब, r2 क्यूब इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स है, उनका अगर ये रेशो हमने लिया t1 डिवाइड बाय r1 स्क्वायर डिवाइड बाय क्यूब इज इक्वल टू t2 डिवाइड बाय r2 क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू t3 डिवाइड बाय t3 स्क्वायर डिवाइड बाय r3 क्यूब, ये क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, और अगर मैंने दो ही प्लैनेट का लिया, दो प्लैनेट्स का मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो दो ही प्लैनेट का मैंने लिया, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये t2 इस साइड आएगा, मतलब t1 डिवाइड बाय t2 और ब्रैकेट का स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू ये r1 उस साइड जाके r1 डिवाइड बाय r2 ब्रैकेट क्यूब बनेगा, राइट। तो ये फॉर्मूला जो है इसको याद रखो, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ये स्टेटमेंट तो याद रखो ही, क्या स्टेटमेंट है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। यहाँ पे ए भी ले सकते हैं आप लोग, बट r1 r2 से ही डिनोट किया है, तो इट्स बेटर r1 r2 ही लो, ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लैनेट। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज t1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 क्यूब। इसका मतलब क्या, t1 स्क्वायर डिवाइड बाय r1 क्यूब इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और उसी का मीनिंग क्या है, अगर हमने दो प्लैनेट्स के लिए लिया, क्योंकि कंपैरिजन दो प्लैनेट्स का पूछा जाता है आपके बुक में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, t1 डिवाइड बाय t2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, r1 डिवाइड बाय r2 ब्रैकेट क्यूब। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ओके, तो ऐसे केपलर के 3 लॉज बनाए गए थे। अभी इसके न्यूमेरिकल्स बाकी है, वो भी हमें लेने हैं, बट पहले ये केपलर्स के तीनों लॉज एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने स्टडी किया केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ में क्या कहा था उसने, कि जो भी प्लैनेट्स होते हैं उन सबका ऑर्बिट कौन सा होता है, इलिप्स होता है। क्या होता है, इलिप्स होता है। एंड सन कहाँ पे होता है, सन एट वन ऑफ द फोकाई। ओके, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, केपलर्स का फर्स्ट लॉ है, उसको दूसरा नाम क्या है, और इसको कहा जाता है, और बोलेंगे हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऐसे भी बोला जाता है, केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट। ओके, ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ हमने क्या स्टडी किया, केपलर्स सेकेंड लॉ। केपलर सेकेंड लॉ में हमने देखा कि एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट मीन्स प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये उसका सेकेंड लॉ था, इसीलिए इसको कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम है केपलर्स लॉ ऑफ एरिया, केपलर्स लॉ ऑफ एरिया। ओके, उसके बाद तीसरा लॉ केपलर का अभी हमने जस्ट स्टडी किया, एरियाज बोलते हैं इसको, एरियाज भी बोलो या फिर एरिया बोलो। थर्ड लॉ हमने देखा केपलर्स थर्ड लॉ। क्या है केपलर का थर्ड लॉ, इसमें हमने देखा कि टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ट्रेस्ड बाय द प्लैनेट इन अ इलिप्स। ओके, तो इसी को, दिस इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, इसलिए इसको कहा जाता है केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स, केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। ओके, ये ऑर्बिट बताता है इसलिए केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है, ये एरिया बताता है इसलिए केपलर्स लॉज ऑफ एरियाज कहा जाता है, ये पीरियड्स, टाइम पीरियड मतलब उसको कितना टाइम लगता है ये डिफाइन करता है, इसलिए इसको कहा जाता है केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। ओके, तो देखो बच्चों, ये था आपका लेक्चर नंबर 1 जो कि केपलर्स लॉ पे डिपेंड है। अभी तक मैंने इसके न्यूमेरिकल नहीं लिए हैं, तो हमें इसके न्यूमेरिकल्स भी लेने, इसके साथ ही मैं इसके न्यूमेरिकल्स लूंगी, इसी में हम लोग लेते हैं। तो सभी फॉर्मूलेज आप लोग ठीक से एक पेज पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद अभी मैं न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए न्यूमेरिकल्स भी हम लोग लेने वाले हैं, उसके साथ साथ आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, एमसीक्यूज भी देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस भी देखेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो उसका एक सेपरेट वीडियो बना के मैं पुट करूँगी। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।